नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। देश का सबसे भरोसेमंद प्राइम टाइम विश्लेषण, जहां हम आज की राजनीति ही नहीं कल की तस्वीर भी पढ़ते हैं और वो आहट भी समझने की कोशिश करते हैं, महसूस करते हैं, जिससे हमें भविष्य की राजनीति और सामाजिक परिवर्तनों का अंदाजा लग जाए। सत्ता की सबसे बड़ी सीढ़ी उत्तर प्रदेश और उस सीढ़ी पर अब 2027 की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। कदम दर कदम, चाल दर चाल उत्तर प्रदेश की सियासत में नई परतें खुल रही हैं और एक नई परत और खुली है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो खबरें आती थी बहुत दिनों से, अनबन की, अलग अलग ध्रुवों की तरह व्यवहार करने की, कहते हैं कि आरएसएस की मध्यस्थता से ये दोनों के बीच सियासी सीज फायर हो गया है। सीज फायर शब्द आजकल बहुत चर्चा में है और कहा जा रहा है कि भाजपा के अंदर दो बड़े ध्रुवों के बीच सीज फायर हुआ है, सियासी सीज फायर हुआ है। एक ऐसा सीज फायर जो यह जताने की कोशिश कर रहा है कि हम सब एक हैं, हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई सब कुछ ठीक है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो चोट लगी उसकी जड़ में यही शक बोया गया था कि दिल्ली योगी से नाराज है और लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाएगा। जनता ने संदेश को पढ़ा, समझा और जवाब भी दे दिया। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। अब पार्टी के भीतर डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव भी 2027 में होने हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस डैमेज कंट्रोल में थोड़ी देर हुई है? खैर, उधर विपक्ष भी मोर्चाबंदी में जुट गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ही ऐलान किया कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लड़ेगा और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही लड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब एक साथ एक मंच से रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे और चाहे जो कुछ कोई भी कुछ कहे, कहीं कोई आए जाए, लेकिन हम इंडिया गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में मोदी बनाम अखिलेश नहीं बल्कि योगी बनाम इंडिया गठबंधन का मुकाबला तय हो चुका है? और क्या बीजेपी के भीतर की कलह 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी विपक्ष को सौंप सकती है? ये भी एक सवाल है। और क्या संघ की पहल अब भी बीजेपी को बचा सकती है, उसकी सत्ता को 2027 में फिर से तीसरी बार रिपीट कर सकती है? अखिलेश यादव बहुत मुतमईन हैं, वो मौके की नज़ाकत समझते हैं। उन्होंने देखा है कि दिल्ली में कांग्रेस अलग लड़ी तो अरविंद केजरीवाल का असर क्या हुआ, और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव लड़े, इंडिया गठबंधन के साथ लड़े, तो उसका नतीजा क्या हुआ? आज मंथन में करेंगे इन्हीं सवालों का विश्लेषण। बिसात बीत चुकी है, मोहरे चल रहे हैं, अब देखना है वजीर किसका और मात किसे। 2027 की बिसात हम साथ साथ। लोकसभा चुनावों के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार विपक्ष हमलावर था भारतीय जनता पार्टी पे, और जो तस्वीर है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो 2027 की तस्वीर थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रही है, साफ नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने में गुपचुप ऐसी चाल चली कि पूरे सियासी समीकरण ही बदलते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत के बाद अखिलेश यादव अब 300 के मिशन की ओर बढ़ चुके हैं और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं। तो क्या 2027 में यूपी में बीजेपी की राह मुश्किल होने वाली है? क्या दिल्ली छोड़ यूपी पर फोकस करने वाली बसपा 2027 में अपने वजूद खोने वाली है? और क्या अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला सच में उन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता दिलाएगा, करिश्मा करेगा?
क्या इंडिया गठबंधन यूपी में विपक्ष को एक गठरी में समेट देगा? 2027 के लिए हम साथ साथ की चाल किसका हाल बिगाड़ने वाली है, इस बात पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। 2027 के लिए सज रहा यूपी में सियासी रण। अखिलेश की हुंकार 27 में करेंगे आर पार। गठबंधन संग मिलकर अखिलेश लड़ेंगे चुनाव। शाह के साथ योगी ने बिछाई चुनावी बिसार। बीएसपी ने आनंद को थमाई चुनावी कमान। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा था। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बड़ा डेंट दिया तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को 2027 के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी है। यूपी विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल का समय बाकी है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी सियासी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में बुरे प्रदर्शन के बाद जहां बीजेपी अलर्ट है, तो वहीं सपा ने बिना किसी शोर शराबे के अभी से 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा 27 सीटों वाले फार्मूले के साथ एक बार फिर सटीक रणनीति से चुनाव की तैयारी को आगे बढ़ाकर मिशन 300 पर अपनी नजरें टिका चुकी है और ये साफ कर चुकी है कि 2027 में वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर यूपी के चुनावी दंगल में ताल ठोकेगी। हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव में। समाजवादी पार्टी को अब तक एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी माना जाता था, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया, उसने बीजेपी की पूरी बिसात ही पलट दी। सपा को शानदार सफलता मिली और चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद सपा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसके बाद से अखिलेश यादव ने अपना अगला टारगेट लॉक किया और 2027 के लिए अभी से विरोधियों के खिलाफ हुंकार भर दी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने पुराने फॉर्मूले के साथ 2027 के चुनाव के लिए अपनी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी हैं, जिसकी तस्वीर कुछ दिन पहले लखनऊ में दिखाई पड़ी, जब सीएम योगी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने मंच साझा किया। लोकसभा चुनाव के बाद 15 जून रविवार को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार एक साथ मंच पर दिखे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच खूब गर्मजोशी भी दिखी। यूपी पुलिस भर्ती के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने आए अमित शाह ने सीएम योगी के कामों की जमकर तारीफ की। ये पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और समाज के हर वर्ग के समावेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ सभी युवा जरा और प्रचंड आवाज से बोलिए वंदे वंदे वंदे। आप सभी को बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं, प्रणाम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी लंबे समय से चर्चा रही है कि सीएम योगी का अमित शाह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी तालमेल ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कई कार्यक्रमों में भी नेताओं के बीच दूरियां देखी गईं। अमित शाह और सीएम योगी के मनमुटाव की खबरें सुर्खियां बनी, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य कई बार सवाल भी खड़े करते रहे। ऐसे में अमित शाह का योगी सरकार की तारीफ के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य को मित्र बताकर सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपसी रिश्ते चाहे जैसे हों, 2027 में सब साथ हैं। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि जो दलित वोटर कभी बसपा का कोर वोट बैंक था, वो लोकसभा चुनाव में सपा के साथ जुड़ गया और बीएसपी के माथे पर बल ला दिया।
ऐसे में यूपी में हाशिए पर आ चुकी बहुजन समाज पार्टी के सामने 2027 में खुद के वजूद को बचाना और पुराना मुकाम पाना लोहे के चने चबाने जैसा है। मायावती ने 2027 की तैयारी के लिए दिल्ली को छोड़ यूपी में अपना फोकस किया है और भतीजे आकाश आनंद को फिर से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी देकर 2027 के लिए अभी से मैदान में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, जबकि लगातार 2 बार जीत हासिल करने वाली बीजेपी के पास 250 से ज्यादा विधायक। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे सामने आए उसने ये तो साफ कर दिया कि दलित वोटरों ने बड़ी संख्या में सपा की ओर रुख किया था, जबकि पिछले 2 बार से वो लगातार बीजेपी के साथ बने हुए थे। 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तब सभी दलित वोटर बीजेपी के साथ खड़े थे, लेकिन इस बार सपा की दलितों पर पकड़ मजबूत होती दिखी। दलित और मुस्लिम वोटरों ने एक मुश्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया, जिसका फायदा कांग्रेस को भी हुआ। अखिलेश यादव अब उसी फार्मूले के साथ 2027 के लिए हम साथ साथ हैं की ताल ठोक रहे हैं। राहुल गांधी को साथ लेकर ये ताल बीजेपी की कितनी चाल बिगाड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण करती है महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से इस रिपोर्ट में चीज़ें रखी गई और एक विश्लेषण, बहुत शानदार विश्लेषण आपने देखा, सुना, समझा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आर.के. मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत मिश्रा जी। मदन मोहन शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। विप्लव चौधरी बीएसपी के नेता हैं, विप्लव जी आपका भी बहुत स्वागत। मनीष शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। हयात उमर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हैदर नकवी साहब तमाम तरीके की नब्ज परखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मुझे लगता है कि हैदर साहब से इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हैदर साहब, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक सियासी सीज़ फायर भी देखने को मिला। सीज़ फायर शब्द बड़ा ट्रेंड कर रहा है और अभी तक, आज तक वो सीज़ फायर पीछा नहीं छोड़ रहा है। ट्रंप हर बार कुछ ना कुछ बोल देते हैं और फिर हल्ला मच जाता है। आज भी कुछ इस तरीके का प्रधानमंत्री ने उन्हें जवाब भी दिया कि भाई सीज़ फायर आपने नहीं कराया। तो सीज़ फायर बड़ा ट्रेंड कर रहा है शब्द, और पिछले दिनों देखने को ऐसा मिला प्रत्यक्ष तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली और लखनऊ के बीच एक सीज़ फायर जैसी स्थिति देखने को मिली, यह दिखाने की कोशिश की गई। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव से कल तमाम पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई फला जी ये कह रहे हैं, ढिका जी वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, कोई जी कुछ कहें, कोई कहीं आए जाए, लेकिन हम तो इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं। 27 का चुनाव हम इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। तो क्या अखिलेश यादव ये मर्म समझ गए हैं कि माइनस कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति हुई, तो क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए मजबूरी है इंडिया गठबंधन के साथ जाना? हैदर साहब, और क्या राजनीतिक परिदृश्य 2027 को लेकर दिख रहा है आपको? नमस्कार गुरविंद भाई। नमस्कार। मुझे इसकी पृष्ठभूमि में जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वो 2024 का लोकसभा इलेक्शन दिख रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी और संघ दोनों ही बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं क्योंकि अब उनके, क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है कि 10 साल की सरकार हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, और ग्राउंड पे एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से कॉम्बैट किया जा सके उसके लिए वो बड़े पैमाने पे तैयारी कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मोहन भागवत जी प्लस दत्तात्रेय भोसले, मोहन भागवत यूपी के काफी दौरे कर रहे हैं और जो उनकी बैठकों में संदेश है और जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं उससे वो एक कास्ट न्यूट्रल सोसाइटी का निर्माण करने की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सब लोग बराबर हो, मतलब हिंदू कम्युनिटी एज सच एक आइडेंटिटी से ही जुड़ी हो। कानपुर में अभी उन्होंने एक बड़ा कैंप जिसको कहते हैं विकास वर्ग और एक शिक्षा वर्ग के 2 कैंप ऑर्गेनाइज किए 4 दिन के, जिसमें भोसले जी भी और मोहन भागवत जी भी, दोनों लोगों ने 2-2 दिन तक लोगों से संवाद किया। उसमें जो सबसे बड़ी खास बात थी वो ये कि विकास वर्ग में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 40 साल से कम उम्र के लोगों को, वॉलंटियर्स को बुलाया गया था और उनकी 4 दिन तक ट्रेनिंग की गई और उनको वो 400 लोग जो हैं
वो यूपी के अगले 1 साल तक वो एक एक गांव में जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे और कास्ट को किस तरीके से मिटाया जाए और लोग अपने को सिर्फ हिंदू आइडेंटिटी से जोड़ के माने, तो इस पर वो काम करेंगे, मतलब संदेश देंगे, उनको जोड़ेंगे। एक मतलब ये एक्सरसाइज है जो संघ ने अपने कंधों पर ली है। और मुझे लगता है कि 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भाजपा को भी ये एहसास हो गया था कि जो दलित है, ओबीसी वोट बैंक है, वो उनसे काफी हद तक कटा है। बीएसपी चूंकि फ्रे में नहीं थी तो उनको लगता था कि जो चेंज है वो उधर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो इंडिया ब्लॉक में भी गया। हालांकि अखिलेश यादव जो हैं वो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अलायंस की, अल्पसंख्यक अलायंस की, सॉरी। तो लेकिन उसके पीछे ये भी है कि जो यादव और दलित राइवलरी रहती है आमतौर से गांवों में, तो दलित उतना ज्यादा ट्रस्ट कर नहीं पाता है समाजवादी पार्टी सरकार पे, वो उसको अभी भी एक यादवों की पार्टी मान के चलता है। तो जो आउटरीच था कांग्रेस का, खासतौर से जो उनकी संविधान सभा या संविधान सम्मेलन वो ग्राउंड पे कर रहे थे, उसने काफी असर डाला था। और दलितों में फीलिंग थी, जो हम लोगों ने बात की थी उस समय ग्राउंड पर, कि हम सपा को वोट नहीं दे रहे हैं, हम बेसिकली कांग्रेस को वोट दे रहे हैं थ्रू सपा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसमें जी। तो मुझे लगता है ये पूरा बैकड्रॉप है जिसकी वजह से ये जो सीज फायर है या वो होने की बात चल रही है वो भी हो रहा है। और जो अखिलेश यादव इंडिया ब्लॉक में बना रहना चाहते हैं और उसमें किसी को आनंद नहीं देना चाहते, तो भी लगता है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं उनको जरूरत पड़ेगी। जी जी। रविंद्र प्रताप सिंह, हैदर साहब ने कहा कि भाई ठीक है, ये स्थिति तो है ज़मीन में, आप चाहे जो कुछ जितना भी कहें, लेकिन ये स्थिति है। और एक आंकड़ा जो हम लोगों ने सभी ने देखा था कि 43% दलितों का वोट लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को मिला था, एक मुश्त करके, और उसमें तकरीबन 27% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था, बाकी आपके दल को मिला था। तो अभी तक मैं देख रहा था, लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव की, उसमें बहुत ही स्ट्रांग तरीके से, बहुत मुतमईन होकर उन्होंने कहा कि ना, कोई कहीं भी जाए, कहाँ भी कोई जाता है आता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंडिया ब्लॉक में हैं, हम इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। तो जो हैदर साहब ने कही कि भाई जाहिर सी बात है कि वोटों का बिखराव तो रोकना ही रोकना है, और एक बार आप सफलता का स्वाद चख चुके हैं तो जाहिर सी बात, तो क्या कांग्रेस जरूरी भी है और मजबूरी भी है आपके लिए, रविंद्र प्रताप सिंह? भाई साहब, ये कोई नई बात नहीं, ऐसा 2004 में हो चुका है जब बीजेपी बहुत स्टालवर्ट पार्टी हुआ करती थी, ऐसा 2009 में भी हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद भी हम विधानसभा चुनाव में साथ आ चुके हैं, उसके बाद भी हम लगातार साथ में हैं। इंडिया गठबंधन में कोई आए या कोई रहे, ये ठीक बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जिन्होंने नींव डाली थी वो आज उनको डिमेंशिया हो गया है और कहीं चले गए हैं अपने से विचारधारा से अलग। अब हम बताते हैं कि हमको कहा जाता है MY पार्टी, तो जो हमारे बारे में जानते हैं असल में वो MY पार्टी हमको इसलिए नहीं कहेंगे कि जब हम लोग का राजनीतिक अस्तित्व 1962 से संघर्ष से शुरू करके आके और 67 में हम समाजवादी लोग सरकार बनाते हैं, तब हमारे साथ ये जो भारतीय जनसंघ था हाथ जोड़ के आती कि हमको साथ में ले लीजिए। अगर MY रहे होते तो ऐसा नहीं होता। हम समूची पीड़ित जनता के लिए साथ खड़े होते हैं, जो देश की 90% जनता है, जिनको हम PDA कहते हैं। इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं क्षत्रिय बिरादरी का हूँ, मैं भी शामिल हूँ, पीड़ित हूँ, आप लोग भी होंगे। जो भी पीड़ित होगा हमारे साथ आना उनकी मजबूरी होगी। हमारा संघर्ष कहाँ लेके आया है? 74 से 33 सीट पे लेके आया भारतीय जनता पार्टी को। विधानसभा में 312 सीट से 255 पे सीट पे लेके आया है। पिछले पंचायत चुनाव में हम 789 सीट जीते थे और भारतीय जनता पार्टी 579 सीट जीते थे। अब जनता के आगे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा या नकाब उतर गया है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, किसान का उत्पीड़न, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ों के जमीनों का जबरदस्ती अधिग्रहण, इस प्रकार की समस्याओं
से पूरा उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। और विकास के नाम पे जो 40 लाख करोड़ का झुनझुना दिखाया था इन्होंने, कहीं भी जमीन पे नहीं दिखाई पड़ता है। और भ्रष्टाचार की जद में इनके मुख्य सचिव आ गए हैं, 10,000 जाने 20,000 करोड़ का आरोप लगा हुआ है। और जांच के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आया है। इनके सीईओ जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे वो भागे फिर रहे हैं, घोटाला किया है उन्होंने। फिर बड़ी अंदर की खबरें लाते हैं रविंद्र भाई, आप बड़ी अंदर की खबरें लेकर आए हैं। अब सूचना सलाहकार हुआ करते थे शिशिर साहब, उनको 4 बंगले मिले हुए हैं, 3 बंगले तो दान में मिले हैं, 1 बंगला खरीदा है उन्होंने। इनके मुख्यमंत्री जी के जो मुख्य सलाहकार हुआ करते थे मीडिया के, उन्होंने एक भागी हुई कंपनी से जो भारत सरकार से आम आदमी से क्या लेना देना है इसका कर दी गई, उसे 4 करोड़ रुपया ले लिया है। ये सारी जानकारी है, सबसे बड़ा घोटाला है। इन मुद्दों पर चुनाव नहीं होता, इन मुद्दों पर चुनाव कहाँ होता है? इन मुद्दों पर चुनाव नहीं होता, चुनाव होता है परफॉर्मेंस पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस कम से कम मुझे लगता है आमतौर पर अगर इतनी ही खराब होती तो फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में तो रहे होंगे वो। और लोकसभा चुनाव में भी जो कुछ नैया बची डूबने से, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान योगी आदित्यनाथ का है। आर.के. मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर.के. मिश्रा जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के लोग बार बार इस बात को तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, विपक्ष में हैं, वो लगाएंगे ही। लेकिन मूल जो समस्या है, ये कहा जा रहा है कि भाई जो समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पर, थाना चौकी के लेवल पर, उस पर वो समस्याएं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष उन चीज़ों को उभार कर आपकी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसा अभी रविंद्र प्रताप सिंह ने बहुत सारे मुद्दे गिना डाले, लेकिन मूल रूप से जो चीज़ें दिख रही हैं उसको ध्यान में रखते हो 2027 में आप कहाँ अपने आप को पा रहे हैं, कहाँ खड़े पा रहे हैं अपने आप को? दुर्गेंद्र जी, अभी आपने जो प्रश्न किया, अभी रविंद्र जी भी बहुत सारी चीज़ें गिना रहे थे। मुझे लगता है जो कि कुछ चीज़ें हम लोगों को जनता के ऊपर में छोड़ देना चाहिए। अभी हमारे पास जो रविंद्र जी हैं वो जिस तरह से गिना रहे थे, मुझे लगता नहीं है जो कि 2017 के बाद और जिस तरह की खामियां वो गिना रहे थे, तो जनता तो मुझे नहीं लगता जो कि भरोसा करती। लेकिन उसके बावजूद भी आपने ही कहा है क्योंकि दोबारा उनको चुन करके आना, 2017 के बाद दोबारा मुख्यमंत्री चुन करके आना, ये मुझे लगता है जो कि 35-40 सालों के अंदर में ये पहली बार हुआ था ऐसा। तो जनता का क्या भरोसा है, जनता किस पे भरोसा करती है, वो भी देखने वाली बात है। जहां तक बात है 2017 से पहले हम लोगों ने सबने देखा है जो कि आज समाजवादी पार्टी किस तरह खड़ी है। और 4 जून का जो हम लोग जिक्र करते हैं बार बार, जो कि 4 जून में लोकसभा के चुनाव के जो रिजल्ट आए थे उस समय में क्या स्थिति थी, तो मैं कहना चाहता हूं जो कि 4 जून बहुत पीछे छूट गया। और दूसरी चीज ये है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि कहीं ना कहीं जनता उस बहकावे में आ जाती है। मैं उस चीज को नहीं कहता हूं, जनता आज के डेट में बहुत समझदार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से परसेप्शन डेवलप किया गया इंडी गठबंधन द्वारा, जिस तरह से कहा गया जो कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन उस चीज के बाद भी 4 जून के बाद आपने देखा होगा ज्ञानंद जी, जो 10 सीटों के ऊपर में उपचुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत रह गई थी हम सब ने देखा है। तो ये चीज आप नहीं कह सकते जो कि आप एक परसेप्शन डेवलप करते हैं और उस परसेप्शन में कहीं ना कहीं जनता फंसती हुई नजर आती है, उनके रिजल्ट भी नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता किसके ऊपर में भरोसा कर रही है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हमने तो कहा है जो कि संगठित अपराध जिस तरह से हम लोगों ने उसके ऊपर में काबू पाया, संगठित अपराध और जिस तरह से छुट-पुट जो अपराध हो रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बहुत अंतर आया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चलिए ठीक है, पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं यहाँ पर हो सकता है अपनी पार्टी का पक्ष रखता हूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता का विचार है और जनता के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि 2017 के बाद जिस तरह से अमूलचूक परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश के अंदर में। हमने देखा था 2017 से पहले क्या स्थिति थी जीएसडीपी की, 17वें पोजीशन पर हमारी थी, वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हुआ करती थी, आज हम 3रे पोजीशन पर है। तो जो अंतर है वो कहीं ना कहीं जनता के सामने में है। रविंद्र जी की मजबूरी इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर पक्ष नहीं रखेंगे तो जो विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं जनता
को भी उनको भरोसा दिलाना है जो कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और आपकी बातें कर ठीक रहे बात हैं। है। लेकिन सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमें लगता है जो कि जनता उनके ऊपर में भरोसा कर रही है। कानून व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे आर्थिक रूप से आप कहेंगे जीएसडीपी की बात है, तो निश्चित तौर पर हमने देखा है जो कि क्या परिवर्तन आया है। जो संगठित अपराध थे उसके ऊपर में हमने काबू पाया है। तो ये जो हम देख रहे हैं जो परिवर्तन हो रहा है वो जनता के सामने में है। ठीक और हमने ये भी ज्ञानंद जी एक चीज और है जो कि हम जनता को रिपोर्ट भी देते हैं, हम जनता के सामने में सब कुछ रखते भी हैं जो कि भाई आपके लिए हमने ये किया है और निश्चित तौर पर जनता उसके ऊपर में भरोसा भी। ठीक बात है, ठीक बात है। जनता बहुत समझदार है और वो समझती है, और जो भी रिपोर्ट सरकार या विपक्ष जो भी सामने चीज़ें आती हैं जनता उस पर निर्णय लेती है। लेकिन सवाल यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी में एक सीज़ फायर दिख रहा है, वो सीज़ फायर के जरिए उत्तर प्रदेश में ये जताने की कोशिश हो रही है कि पार्टी बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने है कि इतनी मजबूती से जो सरकार इस बार आई है उसको किस तरीके से वो सत्ता से हटाएं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से लौट आए हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि नहीं, उनकी सरकार जो है वो लगातार बेहतर काम कर रही है और इसका जो परिणाम है वो दोबारा उनका सरकार में आना, बहुत अरसे बाद सरकार यहाँ रिपीट हुई है। कांग्रेस की तरफ चलते हैं। मदन मोहन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जी, आपकी पार्टी का संगठन आप बेहतर बता सकते हैं क्या है? बहुत वर्षों से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है आपकी पार्टी, लेकिन लगातार आपके नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भी वो आते रहते हैं, यहाँ भी वो संविधान सम्मेलन और तमाम इस तरह के कार्यक्रम वो करते रहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आपको वो सारी सीटें दी थी जो वो कभी नहीं जीती थी। मेरे पास जो खबर है, पता नहीं कितनी सच है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इस पर चीज़ें चल रही हैं और जो खबरें आ रही हैं उसमें भी अभी से ये कवायद चल रही है कि विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी जो सीटें कभी नहीं जीत सकी वो कांग्रेस के गठबंधन होने की स्थिति में आपको वो दी जाएंगे। किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में अपना रिवाइवल देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से आप एक राजनीतिक सूखा यहाँ झेल रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश के बहुत अनुभवी नेता हैं। मदन मोहन जी, ये बात सही है कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं, लेकिन पिछले चुनाव में का अगर परिणाम देखा जाए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि लगातार जनता का समर्थन हमको मिल रहा है, इसके तात्पर्य है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इनके समर्थन में विधानसभा के चुनाव में भी कमी आई और लोकसभा के चुनाव में भारी कमी आई। और अगर कुछ सीटें देख लिया जाए कि अगर जो 2000-4000 से आ रही हैं तो लगभग 50 सीटें गठबंधन जीत रहा था। इसके माने है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराजगी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा खिलाफी की उसके प्रति लोगों में गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जो केवल प्रचार करती, काम का काम नहीं करती, जो भी वादे किए तो उसको नहीं पूरा किया, इसके प्रति उनमें आक्रोश है। अभी आपने संगठन के बारे में कहा, तो कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में हर जनपद में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। और हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों लोग और हमारे सचिव जो हैं नीलांशु, ये लोग सब लोग प्रयास करके हर जिले में ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक और ग्राम स्तर तक संगठन को मजबूत करने का और खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और लोगों का अच्छा रुझान मिल रहा है।
हेलो, आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए। का अच्छा रुझान भी मिल रहा है, और जो संविधान बचाओ सम्मेलन हर जनपद में, हर विधानसभा में जो हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा कि मैं भी औरैया जनपद का उसका इंचार्ज हूँ, मैं प्रभारी हूँ। तो दलित लोगों की जो भागीदारी हो रही है और जिस प्रकार से पिछड़े दलितों और गरीबों की भागीदारी संविधान बचाओ सम्मेलन में हो रही है, और जैसे वो स्वतः वो हामी भरते हैं, तो उससे ये लग रहा है कि लोगों के मन में ये चिंता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त करने के, संविधान को बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है और वो तानाशाही की ओर बढ़ रही है। जो उसको आरक्षण का अधिकार मिला उस पर कुठाराघात हो रहा है, क्योंकि आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी की प्रथा के माध्यम से दलितों को भर्ती किया जा रहा है, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे रेलवे हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे किसी स्तर में हो। जी धीरे धीरे करके गांव के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल, और 3-4 स्कूल मिलाकर एक किए जा रहे हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको बजाय बढ़ावा देने के, जो गरीबों के हित में है, उसके बजाय ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि रेलवे में भीड़ के कारण 5 लोग मर गए एक डिब्बे में चढ़ने के कारण बॉम्बे में जी। और ये ट्रेन चला रहे हैं वंदे भारत एसी बड़े बड़े लोगों के लिए। तो इनका गरीबों के प्रति इनका कोई भी जो दायित्व है कि कैसे उनको सुविधा दी जाए, उसकी ओर इनका रुझान नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव के बाद घबराई हुई है। वो निरंतर प्रयास कर रही है कि कैसे हम मुख्यमंत्री बदल दें तो शायद कुछ चेहरा ठीक हो जाए, हम अमित शाह को और उनकी लड़ाई मिटा दें, अलग एक कर दें तो शायद कुछ ठीक हो जाए, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों के एक साथ कर दें तो ठीक हो जाए। इनके इंजन और डिब्बे दोनों अलग अलग चल रहे हैं। जोड़ने का प्रयास हाईकमान कर रहा है, लेकिन वो जुड़ने का कहीं कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सरेंडर जरूर हो सकता है कि एक आदमी के सामने, चाहे अमित शाह मुख्यमंत्री के आगे सरेंडर हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री अमित शाह के आगे सरेंडर हो जाए, फॉर द टाइम बिंग अपने स्वार्थ में मुझको न हटाया जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि न उत्तर प्रदेश से अपराध कम हो रहे हैं, न उत्तर प्रदेश से महंगाई में अंकुश पा रहे हैं, न उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा है, महिलाओं के साथ अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं, अपराध का ढिंढोरा पीटा जाता है कि अपराध बहुत अंकुश लगा हुआ है, लेकिन कोर्ट के अंदर गोली चलती है। जिनको सुरक्षा प्राप्त है उनके यहाँ गोली मार दी जाती है इलाहाबाद में। एक नहीं अनेकों उदाहरण इस प्रकार के हैं जो पूरे तरह से शासन और प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। जेल के अंदर हत्या हो जाती है, पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। तो ये शासन और प्रशासन के लिए खुली चुनौती तरह है। ठीक है। आज ये मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो स्थिति चल रही है, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पूरी सीटों में तैयारी कर रही है। हाईकमान जो निर्णय लेगा उसके साथ हम लोग हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ता में रिपीट नहीं होगी, इंडिया गठबंधन आएगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जाने बुरी तरह से हारेगी। ठीक है, इनके कारनामे खुद चुके हैं। ठीक है मदन मोहन जी, मैं लौटूंगा। बहुत सारे रोजगार मेले भी हो रहे हैं। अभी जिस कार्यक्रम में अमित शाह जी आए थे वो कार्यक्रम भी नियुक्ति पत्र बांटने का ही था। बहुजन समाज पार्टी के नेता विप्लव चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विप्लव चौधरी, आपके लिए उत्तर प्रदेश का रण मुश्किल नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि अब बहन जी ने फोकस किया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ अब शायद वो समय बहुत काफ़ी निकल चुका है जिस दौर में बहुजन समाज पार्टी को सक्रिय दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखी। बकौल विपक्ष के अन्य दल जिस दौर में आपने सरेंडर करके रखा था वो दौर निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको क्या मुश्किल होने वाली है 27 में? विप्लव, अनम्यूट करिए। दुर्गेन चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया हमें हमारी बात रखने का। दुर्गेन जी, मुझे एक शब्द से आपत्ति है, आपने कहा सरेंडर किया, तो सरेंडर नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा शब्द नहीं है, ये विपक्ष के लोग ही कहते हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बहन जी ने सरेंडर किया। सरेंडर तो इस समय बड़ा ट्रेंडिंग शब्द है, सरेंडर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए तो स्थिति वैसे भी वो है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। जो आपने मुख्य सवाल पूछा है कि जो सीज फायर जो अभी योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुआ है, तो सीज फायर जैसी स्थिति जो है जब से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू किए
ने अपने काडर को फिर से दुरुस्त किया है और अपने संगठन पे काम करना फिर से शुरू किया है। तो जो एक एंटी इनकम्बेंसी है पिछले 8 साल से जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उस सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं स्थापित करना चाहती है, राज्य की सत्ता में। और मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूं, उसको ये कहते हुए कि आपने कहा कि जो 2024 के इलेक्शन के जो नतीजे हैं इंडिया गठबंधन के, देखिए यहाँ आप इस पैनल में मौजूद और आप भी मुझसे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा के मुद्दों में डिफरेंस होता है। लोकसभा में जब कोई वोट करने जा रहा होता है और विधानसभा में वोट करने जा रहा होता है, दोनों में अंतर होता है। जब हम देश की सरकार चुनते हैं तो हमारा नजरिया कुछ और होता है, जब हम राज्य की सरकार चुन रहे होते हैं तो हमारा नजरिया कुछ और होता है। और उस समय भी जो दलित समाज ने वोट किया वो कांग्रेस को वोट किया ये सोचते हुए कि उसको भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की सरकार से, सत्ता से उसको विस्थापित करना था। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जुल्म और जाति दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों पर बढ़ चुका था, उसको पूरा ध्येय था कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार से कैसे यकीन दिलाओगे भाई? विप्लव कैसे यकीन दिलाओगे अपने वोटर को कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं हो? कैसे यकीन दिलाओगे? आप जो विपक्ष, जो आपके विरोधी दल हैं, जो आपके विरुद्ध बात करते हैं, वो एक तरीके से स्थापित करने में जुटे हुए हैं, भले ही नैरेटिव सही, प्रोपेगेंडा सही, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि हमें यकीन दिलाने की ऐसी आवश्यकता किसी को नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के द्वारा फैलाया गया झूठ है। और उसको मैं आपको इस तरह से बता दे रहा हूं, जो ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो इन्होंने नारा दिया है पीडीए का, तो उसमें मेरा महज एक सवाल ये है कि पिछड़ा की जो ये बात करते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 यादव लड़ाए लोकसभा में और 5 केवल घर के। तो ये जो पीडीए कहते हैं ना, ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं, दरअसल परिवार डेवलपमेंट 11 कुर्मी लड़ाए, उसको क्यों नहीं कहते हो? 11 कुर्मी लड़ाए, 9 जीते, वो भी तो कह दो यार भाई। 5 यादव लड़ाए, वो भी घर के। 11 कुर्मी क्यों नहीं बोल रहे हो? 11 कुर्मी लड़ाए, उसमें 9 सांसद हैं उनके। उत्तर प्रदेश में उनको क्या केवल यादव जो है, केवल उनके घर के ही काबिल मिले? पूरे प्रदेश में कोई और यादव काबिल नहीं था घर के सिवा। तो ये जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है पीडीए, तो ये जो है, ये इस पर पूरे प्रदेश को पता है। और प्रदेश की जनता जो है समाजवादी पार्टी को फिर से विधानसभा के चुनाव में जो है राज्य की सरकार में इसलिए विप्लव, क्या आप ये सपना देख रहे हैं? विप्लव, आप ये सपना देख रहे हैं कि एक विधायक है आपका, वो भी अपने दम पे जीत रहा है, आप सत्ता में आ जाएंगे, सत्ता में आपको पूरी उत्तर प्रदेश की जनता आपको चुन लेगी और बहन जी को मुख्यमंत्री बना देगी? ऐसा सपना क्या देखना ठीक रहेगा अभी फिलहाल? नहीं सर, सपना क्या, हम तो 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है रही, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी। वो आज तो आपकी पार्टी खत्म है एक तरीके से। 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की माननीय बहन जी बनी है और फिर से बनेगी। एक भी सांसद नहीं, एक विधायक है आपकी पार्टी। कार्यकाल को जनता याद कर रही है, जिस तरह से भयमुक्त शासन और सख्त प्रशासन की छवि बसपा की सरकार वो तो जगह योगी आदित्यनाथ ने भर दी। भयमुक्त प्रशासन और शासन की जगह तो योगी आदित्यनाथ ने भर दी। उन्होंने तो माफियाओं को बिल्कुल ढेर कर दिया, वो जगह भर दी। बहन जी का जो फोटो था उसको भर दिया। आदित्यनाथ जी का पहला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से जनता ने उनको रिपीट किया। लेकिन पिछले 6 महीने से जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है, उस तरह, और भ्रष्टाचार में जो इजाफा हुआ है, जिस तरह से अफसरशाही हावी है, स्वयं मुख्यमंत्री और विधायकों की, जो मंत्री और उनके विधायकों की बात नहीं चल रही है, जिस तरह से इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। आप किसी विभाग में जाकर देखिए, जिस तरह से पैसे का, किस विधायक की सुनती थी, किस विधायक की हैसियत थी जो बहन जी से कोई बहस कर सके? किस मंत्री की हैसियत थी? तो सारी सरकारें आजकल, सारे मुख्यमंत्री इसी तरीके से होने लगे, क्योंकि अफसरों को इतनी ज्यादा छूट नहीं दी गई थी। जिस तरह से सभी विभागों में पैसे का लेन देन बढ़ा है, उस वजह से जनता इतनी त्रस्त है। 500 का काम 5000 में हो रहा है, तो जनता, चलिए इस पर जवाब लेंगे, बहुजन समाज पार्टी याद करते हुए वो चाहती है कि भाजपा को हराना है, और सपा को तो वो सपने में भी नहीं लाना चाहती है। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट रविंद्र प्रताप से मैं लूंगा। वो कह रहे हैं सपा को सपने में भी नहीं लाना चाहते हैं, केवल 20 सेकेंड में। फिर बाकी हमारे 2 मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रविंद्र प्रताप, पीडीए समाज जो 90% भारत की आबादी है, उत्तर प्रदेश की आबादी, वो एकत्रित है, और पीडीए समाज को ही ये लोग राशन दे रहे हैं, 15 करोड़ लोगों को। पीडीए समाज जिनको राशन मिल रहा है उसको मालूम है कि 12 महीने में 10 महीने का राशन मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी के घोटाला पीडीए समाज ही समझ रहा है, उसमें दलित भी शामिल है, पिछड़े शामिल है, और इसी पे आगामी पंचायत चुनाव भी होगा, इसी पे आगामी
ठीक है, विधानसभा चुनाव हो। ठीक है। मनीष शर्मा, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अभी तक ये लग रहा था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे नेता भी इस बात को कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, अखिलेश कांग्रेस को भाव देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा, तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से मुतमईन होकर उन्होंने कहा कि कोई दुनिया इधर से उधर हिल जाए, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इसे किस तरह आप देख रहे हैं? मैं तो देखिए इसमें बार बार कह रहा हूं कि वहां कोई बहुत ऐसा कोई ऐसा अंतर्विरोध तो लंबे समय से दिखा नहीं, खास करके उत्तर प्रदेश में, और खास करके 24 के बाद, 24 में जो ये गठबंधन था और उसने जो यहाँ रिजल्ट दिया उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए। और आप ये भी देखिए कि कांग्रेस, मान लीजिए एक लेवल पे वो जनाधार के स्तर पे वो संकट में हो, लेकिन जो आमतौर पे दलित जनाधार है और जो माइनॉरिटी का जनाधार है, कांग्रेस को अगर आप माइनस करते हैं तो वो सपा के लिए शायद उतना सहज नहीं रहेगा उस गोलबंदी को अपने पक्ष में करना। तो कांग्रेस कमजोर रहते हुए भी जब वो गठबंधन के साथ जुड़ती है तो उत्तर प्रदेश में खास तरह का रिजल्ट आता है। ये एक इस बात को समझना है। तो जनाधार कमजोर होते हुए, संगठन कमजोर होते हुए, जो दो समुदायों पे उसका जो असर है, उसकी जो हिस्ट्री के चलते वो काम करता है, और वो सपा के साथ जुड़ने के साथ ही उसमें गुणात्मक चेंज आता है। तो इसलिए देखिएगा कि इसमें तो कोई ये सपा सोच भी नहीं सकती है इस बात को बगैर कांग्रेस के। ये कल्पना भी हमको लगता है आत्मघाती होगा, उसी के लिए खुद आत्मघाती होगा। तो एक तो बात हमको समझ में आ रही है कि इसको इस रूप में लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये भी समझना चाहिए कि 24 के बाद बीजेपी के, अगर बीजेपी को जो झटका लगा था सामाजिक न्याय के सवाल पे और पिछड़े दलित के सवाल पे, ये अमित शाह जो भाषण दे रहे थे आज, तो वो केवल अंतर्विरोध को हल नहीं कर रहे थे। वो योगी और वो जो मौर्य साहब है उनके बीच के अंतर्विरोध को केवल हल नहीं कर रहे थे। वो बेसिकली एक ओबीसी नेता है, वो भाजपा में हाशिए में है, उसको वो ये मैसेज दे रहे थे कि वो हाशिए पे नहीं है, हमारा मित्र है, हमारे मित्र जो है केशव प्रसाद मौर्य। तो ओबीसी जो जनाधार खिसका है बीजेपी से, वो इसके जरिए वो दूसरा मैसेज दे रहे हैं, उस जनाधार में दे रहे हैं कि नहीं, केवल योगी ही महत्वपूर्ण नहीं है, माने अपर हिस्सा ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए ओबीसी नेता है उसका भी वही महत्व है। तो वो अभी बदली नहीं है 24 के बाद जनाधार में। 24 में जो ठप्पा लगा था बीजेपी के ऊपर, और पाठक जी को मित्र नहीं बताया, पाठक जी को मित्र नहीं बताया जी, पाठक जी को मित्र नहीं बताया दूसरे डिप्टी सीएम। ना बिल्कुल नहीं। देखिए उसका वजह है कि वो राजनीति, वो वहां अभी डर बना हुआ है बीजेपी का, उसका अभी ये डर बना हुआ है ओबीसी दलित राजनीति का। उनके पास कोई ऐसा प्रमुख नेता नहीं है केशव प्रसाद मौर्य के अलावे, तो उनको अतिरिक्त उनके ऊपर वो देना, योगी और उनका बीच का अंतर्विरोध को नहीं हल कर रहे, वो अंतर्विरोध है। वो देखिए आमतौर पे बीजेपी के साथ एक संकट है कि उसकी मूल राजनीति अपर कास्ट की तरफ झुकी रहती है और पिछड़े क्षेत्र समाज को वो मैनेज करते हैं। इसको आप कभी ध्यान से, कभी हम लोग इस पे विस्तार से बात करेंगे, तो आमतौर पे ये मैसेज चला जाता है कि ये जो है ऊपरी हिस्से की पार्टी है और कम्युनिटी को उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ये केशव मौर्य के साथ भी एक बात समाज में चला गया है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, उनका महत्व कम किया जा रहा है, उनको किनारे किया जा रहा है। ये इसको एक मैनेज करने को। दूसरी बात आप देखिएगा कि अगर 24 के झटके से बीजेपी वास्तव में उभर गई होती तो जाति जनगणना के जो बिल के खिलाफ पार्टी थी वो करने जा रहे हैं। मतलब क्या है, आप इसको समझिए। हिंदी बैंक में उसको जात जो कहती थी कि जातिवाद बढ़ेगा, राष्ट्रवाद के खिलाफ होगा, ये लोग जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि इस बार जनगणना में हम जाति जनगणना भी कराएंगे। ये इतना बड़ा सरेंडर क्यों है? वो 24 का रिजल्ट काम कर रहा है, उस 24 के रिजल्ट के चलते उसको मैनेज करने के लिए बिहार में और यूपी में, अभी बिहार में तुरंत चुनाव है, उसके बाद यूपी में तुरंत चुनाव है, और ये इसको मैनेज करने की कोशिश। उस हिसाब से ये कहना है कि 24 में जो झटका दिया था दलित पिछड़े समाज ने, वो अभी डिटैच ही है बीजेपी से, वो बीजेपी के साथ एकता बनती अभी भी नहीं दिख रहा है। उसी एक्सरसाइज में है कि कैसे उसको बीजेपी ठीक करे। ठीक है मनीष, एक आर के मिश्रा एक छोटा सा कमेंट आप अगर देना चाहते
तो दीजिए हाँ प्लीज। जी दुर्गेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ जो बार बार ये जो कहा जाता है जो कि 4 जून का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं झटका है, निश्चित तौर पर झटका था और हमने इस चीज को महसूस भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा क्योंकि 10 सीटों के ऊपर में जब विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें हमारा रिजल्ट क्या था वो सबने देखा, पहली बात। दूसरी बात ये चीज है जो कि जातिगत जनगणना की बात अभी मनीष जी कर रहे थे, हम कभी भी जातिगत जनगणना के विरोधी नहीं थे। हम विरोधी किस चीज के थे? तो जब आप हलवा सेरेमनी क्या में बात कर रहे हैं? हलवा सेरेमनी में आप जाति ढूंढेंगे, ब्यूटी कंटेस्ट में जाति ढूंढेंगे, तो उस समय में हम उसका विरोधी थे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है क्योंकि बिहार विधानसभा के अंदर में जब बिहार में जातिगत जनगणना हुआ था तो हम उसके विरोध में नहीं खड़े थे, बल्कि हमने सरकार का सपोर्ट किया था। तो इस चीज को कम से ठीक कम है मिश्रा ख्याल जी, रखें। लाख आप कहें, लेकिन जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं तिलक तो उन्हीं के सिर लग रहा है, उन्हीं के माथे पे तिलक लग रहा है। बाकी आप लोग मैनेज कर लें तो बात अलग है। हयात उमर की तरफ रुख करेंगे। हयात उमर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये बार बार ये देखा जा रहा है क्या जो है हिंदुत्व का नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या 27 में उसी नैरेटिव पर पार्टी जाती आपको दिख रही है या कुछ परिवर्तन दिख रहा है? और ये जो अभी मनीष ने कहा कि केशव और योगी के बीच सीज फायर है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अमित शाह और योगी के बीच सीज फायर है। केशव को तो मतलब दाएं बाएं कहीं है ही नहीं इस वाली लड़ाई में। कहीं मसला अलग तरीके का है, कुर्सी अलग है, मसला अलग है, मामला कुछ ज़रा अपर लेवल का है। लेकिन ये अचानक योगी जी जाते हैं, एक बढ़िया गुलदस्ता देते हैं मुस्कुराते हुए, फिर वो 62,000 सिपाहियों की भर्ती में अमित शाह जी आते हैं। ये मसला क्या है? हयात आप तो लगातार देख ही रहे हैं लखनऊ में। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। 27 जी, जो हम लोग 27 पे चर्चा करने लगे, आपको आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। जी सुन रहे हैं। तो अगर हम लोग 27 के चुनाव पर चर्चा करने लगे, वो थोड़ा सा भी दूर की कौड़ी है। अभी ऑलमोस्ट उसमें 1.5 साल से 2 साल हैं, तो अभी ऊँट किस करवट बैठेगा थोड़ा सा अर्ली कहना है। हम चर्चा कर सकते हैं, उसमें तमाम अपने अपने तरह के अनुमान व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा रोचक चर्चा इस बात पे होती है कि जो आपने पहला टॉपिक छेड़ा था कि किसने सरेंडर किया और किसने, आपने कहा किसने सीज फायर किया, और मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, किसने सरेंडर किया। हाँ वही थ्रस्ट तो मेरा वही है, इसमें जोड़ देते हैं। थ्रस्ट तो मेरा वही है चर्चा का, आज का थ्रस्ट ही वही है जी। तो अब ये इस पर चर्चा होनी चाहिए कि अमित शाह जी के आगे क्या योगी जी ने सरेंडर कर दिया, या योगी जी के आगे केशव प्रसाद मौर्य जी ने सरेंडर कर दिया, या समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस के लोकल यानी कि स्थानीय नेतृत्व यूपी के नेतृत्व ने सरेंडर कर दिया, या आपके कांग्रेस के जो दिल्ली का नेतृत्व है उसने राहुल गांधी जी के सामने सरेंडर कर दिया। जो इनका एक दिल्ली में जो कमेटी है, जो कोर है, जो एक अलग लेके चलता है, जिसमें चिदम्बरम भी है और आपके आजकल भाजपा के साथ जो बड़े गलबैया कर रहे हैं थरूर जी हैं, तो वो है। ये सरेंडर पे तो एक विस्तार से चर्चा सबकी होनी चाहिए थी कि भाई किसने किसको सरेंडर किया और किसने किस पे सीज फायर किया है, किसके कहने पे सीज फायर हुआ है और ये सीज फायर कब तक रहेगा। इस पर एक अलग से विशेष चर्चा होनी चाहिए। नहीं, विशेष सत्र बुलाएंगे हम, विशेष सत्र बुलाएंगे। पीछे रह गया विषय। लेकिन 2027 के अब जब क्योंकि चर्चा 2027 के चुनाव पे होने लगी है और सभी लोग किसी भी बोले भी हैं, तो मेरा इस पे 2 चीजें हैं कि देखिए, एक तो इतिहास और चुनावी मुद्दे कभी दोहराए नहीं जाते। आप उठा के चुनावी इतिहास देख लीजिए या अपना इतिहास देख लीजिए और या चुनावी मुद्दे देख लीजिए, कभी भी आप कोई मुद्दा, एक मुद्दा दूसरे चुनाव में मुद्दे में दोहराया नहीं किया। अगर दोहराया गया है तो वो सफल नहीं रहा है, उसने उसको अपेक्षित रिजल्ट नहीं दिए। अब भाजपा को ही देख ले, भाजपा का अगर हम केंद्र की चुनाव की बात करें तो भाजपा का जो 2014 का चुनाव था वो एक अलग नैरेटिव पे हुआ था, मोदी जी को लाने के नैरेटिव पे हुआ था, महंगाई पे हुआ था, बेरोजगारी पे हुआ था, विकास पे हुआ था, 15 लाख रुपए पे हुआ था, इन सब चीजों पे हुआ था। उसके बाद ये 2019 का चुनाव से पहले पहलगाम हो गया था। पहलगाम एक नैरेटिव था,
पहलगाम के नैरेटिव पे हुआ था और उसमें भाजपा को सफलता मिली थी। फिर 2024 का चुनाव में पुलवामा भाजपा के पुलवामा पास कोई हयात पुलवामा जी, पुलवामा 2024 के चुनाव में कोई भाजपा के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। अब वो 4400 सीटें, अब की बार 400 पार कोई मुद्दा नहीं बन सकता था। और जबकि विपक्ष ने दो मुद्दे खास करके यूपी में पकड़ रखे थे, पीडीए और दूसरे जातीय जनगणना। तो जातीय जनगणना और पीडीए, दो मुद्दा विपक्ष के पास एक धारदार हथियार थे। संविधान बदलने का जो भी एक नैरेटिव कहा गया था कि अगर भाजपा के पास 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे, इसने बड़ा सफल रूप से, कारगर रूप से काम किया था। और इससे इसी मुद्दे पर दलित ने और आपके पिछड़ों ने एकजुट होकर के विपक्ष भाजपा के खिलाफ वोट किया था। लेकिन क्या अब पीडीए का मुद्दा, और जबकि जातीय जनगणना की घोषणा खुद प्रधानमंत्री ने कर दी है और जातीय जनगणना अब 2027 के मार्च तक खत्म हो जाएगी, ये भी नहीं कि मुद्दा उसके चुनाव उसके बाद होंगे जी। 27 मार्च के 27 में जातीय जनगणना खत्म हो जाएगी, यानी जनगणना खत्म हो जाएगी, उसमें जातीय जनगणना एक पार्ट है, उसका जाति भी पूछी जाएगी, तो वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद चुनाव होंगे। तो क्या जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष के पास रह जाएगा? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। या क्या विपक्ष इसमें कोई नई चीज वैल्यू एडिशन कर पाएगा कि अब इसके मुद्दे पर हम एक और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? भले ही आज विपक्ष इस बात को अपनी जीत बता दे, कांग्रेस अपनी जीत बता दे, राहुल गांधी जी अपनी जीत बता दें कि हमने मुद्दा उठाया, हम इस पर लड़ते रहे और अंततः सरकार को मजबूर होना पड़ा, लेकिन अंततः सरकार ने ही इसकी घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं कुछ श्रेय, कुछ हिस्सा उसको भी मिलेगा, केक में से एक शेयर उसके पास भी जाएगा। तो ये मुद्दा कोई बहुत अब विपक्ष के लिए बहुत बहुत दमदार साबित होगा, बहुत परिवर्तनकारी साबित होगा, ये मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। बात ये है कि सरकार के पास क्या है। देखिए, योगी जी के साथ नो डाउट जो कुछ चीजें हैं वो उनके प्लस है, वो सब लोग जानते हैं। प्रशासन व्यस्त है, कठोर प्रशासन व्यस्त है, बुलडोजर न्याय है उनके साथ, और कुछ चीजें हैं। और जो एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज हमको आज की तारीख में फील नहीं होती है। प्रो इनकम्बेंसी तो मिलेगी आपको, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे लगता है कि ये खत्म ही हो गया है, ये खत्म ही हो गया है। राजनीति से एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज ही खत्म हो गई। अभी एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन होगा, तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी गठबंधन कर रखा है। अपना दल उसके साथ है, रालोद उसके साथ है, सुभा सपा उसके साथ है। तो ये तो लोकसभा चुनाव में भी थे हयात, ये तो लोकसभा चुनाव में भी थे लोग, इनकी जो गति हुई सबको पता ही है। ये भले ही एक दो सीटें हुए, सीटें भले एक दो, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये बड़ा असर डालते हैं, वोटिंग पैटर्न में बड़ा असर डालते हैं। जहां पे सीटों पे हार जीत 1000 5000 से हार जीत का फैसला हो रहा हो, और विधानसभा चुनाव में खास करके जहां पे 2-3 हजार से बड़े उलटफेर हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे ये चीजें बड़ा पैटर्न डालती हैं। और मुझे लगता है हैदर साहब बड़े वरिष्ठ हैं हमसे, और उन्होंने इन चीजों को बहुत नजदीक से समझा है। वो हैदर साहब की तरफ जाता हूं मैं। हैदर साहब, बहुत अब थोड़ा सा वक्त बचा है। हयात ने तो कहा कि सब सरेंडर और सीज फायर पे आज चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हम उसको लेकर उसी तरफ आए हैं, क्योंकि सरेंडर सीज फायर को जो मेन काज है वो चुनाव है। अखिलेश यादव अभी तक हमको थोड़ा सा हल्का सा हिले हुए दिखते थे बीच बीच में, और वो कभी कभी ये कहते थे, हिले मतलब समाजवादी पार्टी के लोग गलत ना समझ लें, हिले का मतलब बहुत इंटैक्ट नहीं दिखते थे वो। कभी कभी इस तरीके की बातें वो करते थे कि ठीक है वक्त आएगा तो हम देखेंगे, हम करेंगे, और कई बार वो धमका भी चुके थे कि हम देखेंगे कैसे करेंगे। दिल्ली में भी वो प्रचार करने गए थे, लेकिन जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने तो सब कुछ कहा कि कुछ भी हो जाए, दुनिया मतलब ध्रुव तारा अपनी जगह से हट जाए, लेकिन हम नहीं हटने वाले। तो ये अंदर की बात जो मुझे लगी कि वो मर्म समझ गए हैं राजनीति का, और बिल्कुल वो पूरा अध्ययन करके बिल्कुल डेटा समेत बैठे हुए हैं कि कहाँ क्या कहानी है। एक मसला ये है, और दूसरा मसला ये है कि भाई योगी जी, हमने तो नहीं देखा कि बड़ा बुलाने गए हों कभी गुलदस्ता दे के। योगी जी एक अलग टेम्परामेंट के नेता हैं, लेकिन वो बाकायदे गुलदस्ता देकर बुलाने गए। तो इन दो चीज़ों के तहत, एक तो साथ साथ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ हम रहेंगे, योगी जी अमित शाह जी को लाए बड़े आदरपूर्वक, बड़े नेता हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ये दृश्य जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, राजनीतिक तौर पर जो सजग लोग हैं, गांव गली चौबारे में बैठ के जो देखते हैं इन चीज़ों को, उनको इसमें कहीं ना कहीं 2027 दिखा। तो जो हयात बात कह रहे हैं
क्या दोनों पक्षों को, पक्ष और विपक्ष दोनों को, क्या अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी या इसी में चलेंगे? फाइनल कमेंट है हैदर आपका। अनम्यूट करिए प्लीज। सॉरी जी। मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जी का जो ये बयान है उसके पीछे आकाश आनंद की वापसी भी हो सकती है। अच्छा। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर होके आए हैं जी, और आकाश आनंद का जो 2024 में एक पॉलिटिकल फोरे था जिसमें उनका कैसे डेब्यू था, उसमें वो बड़ा इम्पैक्टफुल भी थे और जिस तरीके से उनकी ओरेशन था, ओरेटरी पावर थी और अग्रेशन था उसमें जी, वो शायद जो बैकवर्ड क्लास है वो उस चीज को उसने काफी लाइट भी किया था। तो मतलब उस आदमी का ये लगा था कि अगर लंबी रेस का घोड़ा ये साबित हो सकते हैं। उनकी नजदीकियां कुछ कांग्रेस से भी थी, शायद यही वजह थी कि वो बसपा से मतलब कभी वो चंद दिनों के लिए कुछ बन जाते थे और फिर वो हटा दिए। लोग कहते हैं कोई एक समझौता भी होने वाला था लेकिन वो सब गड़बड़ हो गया, भंगड़ हो गया। शुद्ध भाषा में, यूपी की भाषा में भंगड़ हो गया। जी जी। तो एक वजह वो भी हो सकते हैं अखिलेश यादव जी की वजह से, क्योंकि अखिलेश यादव जी की पूरी जो स्थायी पॉलिटिक्स है। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या बहन जी को गठबंधन में आते आप देखते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो छूटा जा रहा है, जल्दी से। मैं देखता हूँ पॉसिबिलिटी है, अगर वो थोड़ा सा कर गया, उनके अंदर आ गया जोश वगैरह, तो शायद वो चीज हो सकती है। और वो अगर होती है तो यूपी की पॉलिटिक्स काफी हद तक बदलेगी। दैट वुड बी अ गेम चेंजर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आर.के. मिश्रा साहब, मदन मोहन जी, रविंद्र प्रताप सिंह, विप्लव चौधरी, मनीष शर्मा, हयात उमर, हैदर नकवी साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। राजनीति एक बड़ा गूढ़ विषय है और जब तक इसमें जो कुछ घटना है वो घट ना जाए तब तक तो बस यही चलता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। और पॉलिटिकल खबरें भी इसी तरीके से चलती हैं, कयासों पे, अनुमानों पे, संभावनाओं पे। लेकिन जो फाइनल कमेंट था हैदर नकवी का कि वो बहन जी को भी इस गठबंधन में देखते हैं, वो बहन जी के पास मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा अब चीज़ें दिख नहीं रही उनको। लेकिन समाजवादी पार्टी ये मर्म समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ उस सरकार को भी बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सामाजिक समीकरण हैं। सामाजिक न्याय बनाम हिंदुत्व होगा तो सामाजिक न्याय का पलड़ा लोकसभा में भारी पड़ा था, 27 में भारी पड़ सकता है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।